वादी कश्मीर और डल झील के किनारे और जबरवन हिल्स जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दूरदर्शन न्यूज की एक खास प्रस्तुति हम आप तक लेके आ रहे हैं। डीडी डायलॉग खिलता कश्मीर 2024 आम चुनाव स्पेशल। ये चुनाव बहुत बहुत खास है। ये आम चुनाव खास इसलिए है क्योंकि एक लंबे अरसे 10 साल के इंतजार के बाद और 2019 में जो अनुच्छेद 370 के हटने के बाद 5 साल में जो बदलाव हुए हैं और उस बदलाव, उस चमकते धमकते नए कश्मीर का जो सच है, और इन चुनावों में 90 सीट्स पे एक बहुत ही कड़ा मुकाबला होगा। वो इसलिए क्योंकि जब जब हमने कश्मीर की सियासत की बात की है तो दो पार्टीज का जो यहाँ के रीजनल फोर्सेस है उनका दबदबा रहा है, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन इस बार जो लड़ाई है उसमें बीजेपी से उनका कड़ा सामना है। एक बहुत ही फॉर्मिडेबल फोर्स या चैलेंज के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने भी काफी इनरोड्स जम्मू कश्मीर में किए हैं, ये उनका दावा है। और इसके अलावा कई तादाद में इंडिपेंडेंट्स यानी कि निर्दलीय है। और हमें ये भी समझना होगा कि इस बार के जो 2024 के चुनाव है, कई अलग अलग क्षेत्रों की रीजनल पार्टीज, छोटी बड़ी पार्टीज भी मिलकर इन दो रीजनल पार्टीज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। सियासत की तो बात होगी, लेकिन इस पर्टिकुलर पैनल में मैं आप तक लेके आऊंगी कश्मीर की जनता की आवाज, जो यहां की ग्राउंड रियलिटीज है, जो जमीनी हकीकत है। हम राजनीति की बात करें, हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, ये सब। क्योंकि इससे पहले कि मैं अपना पैनल इंट्रोड्यूस करूं, ये हम जानते हैं जब भी पहले कश्मीर की बात होती थी तो पथराव की बात होती थी, लेकिन अब कश्मीर के पश्मीने के बारे में बात होती है। पहले अलगाववाद की बात होती थी, आतंकवाद की बात होती है, लेकिन अब एजुकेशन की, टूरिज्म की, डेवलपमेंट की बात होती है। तो ये बात अब क्यों होती है और कहां ये और कैसे आया ये बदलाव और आगे का फ्यूचर रोड मैप क्या होगा कश्मीर का, इसके बारे में हम बात करेंगे। शांति और अमन जो है, अब वो एक मेन डिस्कोर्स है नया कश्मीर का। मुझे बेहद खुशी है, मैं अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरे साथ आज नया कश्मीर और खिलते कश्मीर पैनल डिस्कशन में मौजूद है प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी। ये बहुत ही नामी गरामी पॉलिटिकल कमेंटेटर है श्रीनगर से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं स्वागत करना चाहूंगी जुल्फिकार माजिद जी, वेटरन जर्नलिस्ट, श्रीनगर बेस्ड वेटरन जर्नलिस्ट। थैंक यू वेरी मच सर हमसे हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। डॉक्टर तौसीफ अहमद, सेक्रेटरी रोटरी क्लब कश्मीर और यहाँ के एमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट भी माने जाते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं खैर मकदम करना चाहूंगी ताहिर मोइनुद्दीन, सीनियर जर्नलिस्ट। ताहिर मोइनुद्दीन सीनियर जर्नलिस्ट, आपका भी मैं सर स्वागत करना चाहूंगी प्रोग्राम में। शुरुआत करूंगी मैं डॉक्टर तौसीफ से, बिकॉज आप काफी क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पे लिखते हैं, काफी आप बोलते भी हैं। 10 साल के बाद ये चुनाव और 10 साल के बाद की ये तेज गर्मी, और इस तेज गर्मी से सबसे ज्यादा तेज जो मैंने महसूस किया हमारी टीम ने, हम काफी दिनों से यहाँ पे, काफी महीनों से रादर रिपोर्टिंग कर रहे हैं डीडी न्यूज की टीम, पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई है। और इससे ज्यादा हाई जो मैंने देखा है डाउनटाउन में लोगों का जज्बा। वो जो पहले ब्लैंकेट शटडाउन्स होते थे कि कोई बाहर वोट करने नहीं जाएगा, इस बार वोट तो होगा ही, लेकिन रैलीज में जिस तरीके से लोग बाहर आ रहे हैं, ये दर्शाता है कि ये वोट कितना अहम है। पहले हम एनवायरनमेंट पे जब हम बात करते थे तो हम बहुत सारी चीजों पे बात करते थे, लेकिन जैसे आपने कहा कि सितंबर के मिड में इतनी हीट, अब हमें शायद सर्वाइवल के लिए काम करना पड़ेगा जहां तक ये एनवायरनमेंट की बात है। लेकिन आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में मुझे नहीं लगता एनवायरनमेंट को इतनी तवज्जो दी गई है। खासतौर पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बस सत्ता में वापसी का ही इंतजार करे, होगा या ना होगा वो बात की बात है। मैं वही कह रहा हूं ना कि हर किसी, नॉट ओनली पॉलिटिकल, जो नॉन पॉलिटिकल या अपोलिटिकल जो है ना, हम सबको एकजुट होके इसके लिए काम करना पड़ेगा कि इस साल 132 साल में कश्मीर हैड द हॉटेस्ट समर। अगर हमने, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो हमारी एनजीओज हैं, अगर वो इस पे काम नहीं करेंगे तो अगले साल खाली इतनी हेडलाइन चेंज होगी कि कश्मीर इज हॉटर इन लास्ट 133 ईयर्स। अगर हम सब लोग सोचेंगे नहीं इस बात पे, अगर हम इस बात पे गौर नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है खाली हेडलाइन चेंज होगी और कुछ नहीं होगा। और हमारा जो हमारी जीडीपी है, उसमें जो एक मेन हमारा एच है, दैट्स हॉस्पिटैलिटी, जिसको हम टूरिज्म कहते हैं, जिसको हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जो बहुत ही मशहूर है कश्मीर का। उसके लिए मुझे लगता है हम सबको, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या जो भी है, उसके लिए हमें रिग्रेसली काम करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारे पास अगर मुंबई से या दिल्ली से कोई बंदा आता है, जब वो एयरपोर्ट, यहाँ पे एयरपोर्ट जब हम लैंड करते हैं तो हमें बताया जाता है कि व्हाट इज द आउटसाइड टेम्परेचर।
کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو یہ پتا چلے کہ ممبئی میں ٹیمپریچر کم ہے اور یہاں زیادہ ہے, وہ سیم فلائٹ پکڑ کے واپس چلا جائے. واپس تو نہیں جائیں گے, اور واپس کیوں جائیں گے, اب تو آ ہی رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ کشمیر اب تھوڑا کم پڑے گا جس طریقے سے آپٹک ٹورزم کا رہا ہے. لیکن ذوالفقار صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں, ذوالفقار ماجد آپ سے ہی جاننا چاہیں گے, انہوں نے تو ایک پولیٹیکل پرسپیکٹو سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی یہ ووٹ کتنا اہم ہے. آپ کیا چینج, آپ کیا بدلاؤ سینس کر رہے ہیں خاص طور پر رن اپ ٹو دی الیکشنز؟ دیکھیں, اگر آپ چینج کی بات کریں گے تو چینج تو بہت ہے پچھلے اسپیشلی سنس 2019 آفٹر دا ایبروگیشن آف 370. تو چینج فار گڈ اینڈ چینج فار بیڈ بوتھ. میں گڈ ہی نہیں بولوں گا, دیر آر سرٹن تھنگس جو نہیں ہونی چاہیے تھی وہ بھی ہوئی. چلے دس از گڈ کہ اب ڈیموکریٹک پروسیس ریوائیو ہو رہا ہے. وہاں کے ایپل گروورز سے بات کی, اٹس آن کیمرا, ہم نے وہاں کے پریزیڈنٹ سے بات کی جو ایپل ایسوسی ایشن ہارٹی کلچر میں, وہ کافی خوش ہے مودی سرکار سے, اور وہ ان کا ماننا ہے کہ پہلی بار کسی سرکار نے کراپ انشورنس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کہی, اور یہ جو سیب ہے یہ اب دنیا میں بھی جائے گا, باقی اسٹیٹس میں تو جا ہی رہا ہے, کم سے کم شروعات تو ہوئی ہے نا, یہ تو آپ ایکنالج کریے. آئی ایم ناٹ کرٹیسائزنگ مودی سرکار. نو اٹس ناٹ اباؤٹ کرٹیسائزنگ مودی سرکار. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سمجھنا میں چاہ رہی ہوں آپ سے کہ ٹورزم اور ہارٹیکلچر اور ایگریکلچر آپ کا بیک بون ہے. پچھلے 5 سال میں اس سے پہلے جو ٹرموائل تھا اور اب اس کا جو ٹرانزیشن ہے, آپ اس کو ایکنالج کرتے ہیں یا نہیں؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیے, ہارٹیکلچر میں اگر آپ دیکھیں گے, آئی ایم مائی سیلف اے ہارٹیکلچرسٹ, تو میں اپنی ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا ہوں نا. جو ابھی جو ہائیبریڈ ویرائٹیز آئی ہے یہ ورلڈ وائڈ ہے, کشمیر میں ہی نہیں ہے, ورلڈ وائڈ ہے. ہائیبریڈ پلانٹیشن ہو رہی ہے تو پروڈکشن انکریز ہو رہی ہے, کوالٹی آف فروٹ از امپروونگ, تو کشمیر میں بھی ہو رہا ہے. جو آپ نے شوپین کی بات کی, ایبسلیوٹلی آئی ایگری. اب کراپ انشورنس ہے یا باقی ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز بیٹر ہو گئی ہے, روڈ کنیکٹیوٹی بیٹر ہو گئی ہے, اس وجہ سے ٹرانسپورٹ بہت جلدی ہو جاتا ہے یہاں سے فروٹ. تو مائی پوائنٹ از ناٹ دیٹ آئی ایم ناٹ انڈرمائننگ دا ایفرٹس آف گورنمنٹ, بٹ مائی پوائنٹ از دیٹ let us not make tourism is the backbone of Kashmir economy. It is not. Okay. Tahir صاحب, would you agree کیا ٹورزم, یہ اب خیر یہ ابھی ڈبیٹ یہ نہیں ہے کہ بیک بون کشمیر کی اکانومی کا ٹورزم ہے, ایگریکلچر ہے یا ہارٹیکلچر ہے, لیکن اس سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ خوشحالی اس لیے ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی, آئی انٹریکٹڈ ود لاٹ آف پیرنٹس, میرے خیال سے آڈینس میں بھی کئی سارے پیرنٹس اسپیشلی مدرس, دے آر ہیپی کیونکہ وہ اب بنا کسی ڈر کے صبح اپنے بچوں کو اسکول بس میں بٹھاتے ہیں, اور ان انٹرپٹیڈ ایجوکیشن جو کہ ایک بہت ہی ایک بیسک رائٹ ہے ہندوستان کے ہر بچے کا, کشمیر کے ہر بچے کا, جو نہیں ملا. میرے خیال سے توصیف یور جنریشن, آپ کی جنریشن نے وہ دیکھا, تو یہ ایکنالجمنٹ تو ہے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. یور تھاٹس؟ جو ریٹرن آف دا پیس جی, اور معمول کی زندگی جو بحال ہوئی ہے, جو پہلے ہوتا تھا ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا تھا, ہفتے میں 2-3 ہڑتالیں ہوتی تھی, کبھی بہت لمبی, ایک مرتبہ 6 ماہ تک بھی ہڑتال تھی, کیلنڈرز نکلتے, کیلنڈر کوئی سینس نہیں تھا. ہم نے ان دنوں بھی, میں اخبار نکالتا ہوں, ایم این ایڈیٹر, اور ہم نے ان دنوں بھی لکھا اس پہ کہ اتنی لمبی ہڑتال ٹھیک نہیں ہے اکانومی کے لیے بھی اور تعلیم کے لیے. یہ آپ 19 سے پہلے کی بات کریں, لیکن اس کی سنوائی کیوں نہیں ہوئی؟ تو یہ ہوئی, اس کی سنوائی ہوئی, سنوائی نہیں ہوئی, لیکن اب ہوئی ہے. جو نارملسی کی بحالی, ٹوریزم کا ریوائول, اور جو معمول کی زندگی جو وہ بحال ہوئی ہے. ٹوریزم کا جو ریوائول ہوا ہے وہ کافی سالوں کے بعد ہوا ہے, اور اس سے یہاں کے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ایک پرابلم رہا ہے, جو ایک پرابلم رہا ہے بیوروکریسی کا, جو بیوروکریٹک راج تھا, اور جو کافی سالوں کے بعد اب الیکشن ہوئے ہیں, اور مجھے لگتا ہے الیکشن بھی اس میں سپریم کورٹ کا بھی رول ہے, جو سپریم کورٹ نے اس کے لیے ایک ڈیڈ لائن مقرر کی تھی. اوبیسلی ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے. ایک چرچا یہ بھی ہو رہی ہے کافی ٹائم سے کہ لوگوں میں بہت غصہ ہے ان ریجنل سیٹراپس کو لے کے, میں نام نہیں لوں گی پارٹیز کا, جو آپ کے ریجنل اسٹرانگ ہولڈس ہیں ان کو لے کے, کہ انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا تو اب کیا کریں گے, اور 5 سال میں کسی نے ان کو مس نہیں کیا, ان کا یہ وہ جو اسپیس تھا وہ وائڈ محسوس اتنا نہیں ہوا. کیا یہ سچ ہے؟ پہلے میں آپ کا اور ڈی ڈی نیوز کا
शुक्रिया अदा करूं कि इन्होंने आप लोगों ने हमें यहाँ इनवाइट किया फॉर ए वेरी कैंडिड फ्रैंक डिस्कशन एक्सपेक्टेडली। जहां तक आपका एक क्वेश्चन है कि रीजनल पार्टीज या रीजनल लीडर्स उन्होंने कुछ नहीं किया, ये थ्योरी जो है ये हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में, लेकिन कि जम्मू कश्मीर में एक्सेप्टेबल थीसिस नहीं है। क्योंकि रीजनल पार्टीज जो है, ये दो रीजनल पार्टीज का अभी भी मोदी गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट है जिससे गवर्नमेंट चलती है। क्योंकि इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है, एक फेडरल सिस्टम है, और पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये नेशनल भी है, स्टेट भी है, रीजनल पार्टीज भी है, फैमिली बेस्ड पार्टीज भी है, आइडियोलॉजिकल पार्टीज भी है। इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स पार्टी सिस्टम इन इंडिया बिकॉज वी हैव ए मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया। इट इज ए मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। आप देख लीजिए 48 से 1953 तक लैंड रिफॉर्म्स हुए, फ्री एजुकेशन हुआ, वो जम्मू में भी हुआ, यहां भी हुआ, लद्दाख में भी हुआ। जो लैंडलेस लोग थे उनको लैंड मिल गई, जिनको प्राइमरी एजुकेशन नहीं थी उनको प्राइमरी एजुकेशन मिली। जब बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब का दौर आ गया 53 के बाद, मेडिकल कॉलेज बन गया, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, यहाँ के डॉक्टर बन गए। जब दोबारा फिर गवर्नमेंट आ गई तो सौरा का एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट या पीजीआई चंडीगढ़ के पैटर्न पर एक नया इंस्टीट्यूट बन गया। आजकल तो पूरे मतलब मोदी गवर्नमेंट मोदी साहब ने हर जगह एम्स का एक नेटवर्क शुरू हुआ है, और यहाँ भी जम्मू में भी एक नेटवर्क, एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ, और वैली में भी। मतलब यू हैव टू गिव ड्यू टू एवरीवन। यू आर गिविंग ड्यू, ऑफ कोर्स। अभी ये कहूंगा कि मेरे पीछे डाल है जी, मैंने कभी भी डाल इतना साफ नहीं देखा। सो ये कैसे आया बदलाव? दिस इज कहां से आया? प्रिसाइजली, बट लुक एट इट, द पर्सन हु इज लुकिंग आफ्टर इट इज ए कश्मीरी ऑफिसर, एंड इंसिडेंटली ए कश्मीरी मुस्लिम ऑफिसर। क्वेश्चन इज नॉट कि आपको क्या गवर्नेंस का जो मंत्रा है, आपका जो ऑफिसर यहां पर है, इट कैन बी ए कश्मीरी पंडित ऑफिसर, इट कैन बी ए जम्मू डोगरा ऑफिसर, इट कैन बी ए लद्दाख। But that officer is an Indian officer. He is under the even they can deliver. Why should we identify them as a Muslim officer and a पंडित officer? पहली या दूसरी हेडलाइन, इतने ब्लडशेड हुआ, यहाँ पे टेरर अटैक हुआ, ये पैलेट इंजरीज हुई, ये स्टोन पेल्टिंग हुई। अब ये हेडलाइन नहीं है, और ये कश्मीर भी है, ये कश्मीर का सच भी है, और ये पॉलिटिकल लीडरान आपके तब भी थे। तब ये टर्न अराउंड ऑफ सिक्योरिटी क्यों नहीं हुआ? तब उन्होंने ऐसा एपरेटस सिक्योरिटी का जमीन पे क्यों नहीं वो ला पाए? अगर हम एक डिस्कशन में चले जाते हैं तो उस डिस्कशन में एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स पार्ट ऑफ इट है। प्रोफेसर साहब दो चीजों पे मेरे साथ एग्री कर सकते हैं, दो चीजों के साथ यू कैन डिसएग्री। देखिए अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं, पिछले 4 साल में क्या हुआ कश्मीर में? 4 साल में कश्मीर में यह हुआ कि आपका कोई कैलेंडर नहीं निकलता है, आपकी कोई स्टोन पेल्टिंग कहीं नहीं होती है, आपका कोई बच्चा आज स्कूल, उसको 365 दिन, जो दिल्ली में बच्चा जितने दिन वर्किंग उसके वही आपका खिलता कश्मीर वो उसको जितने दिन वहां मिलते हैं उसको यहाँ भी इतने दिन मिल रहे हैं। हमारे बच्चे कंप्लेंट करते रहते थे कि हमने जी इसलिए कम्पीट नहीं किया क्योंकि हमारे स्कूल मोस्ट ऑफ टाइम बंद रहते थे। लेकिन अभी जो इलेक्शन का माहौल बना है और अभी जो कंटेस्टेंट्स हैं जो कल परसों जिनके लिए हमारे वोटर्स उनको वोट करेंगे, उनके लिए एक बेंचमार्क सेट हुआ है। 2 दिन पहले की बात आपको बता रहा हूं, गुलमर्ग में एक टूरिस्ट आता है, वो अपने गाइड को कहता है कि ड्राइवर को लकीली कहता है कि मुझे नहीं पता है कि होटल का नाम क्या है, हम हश-पश में निकल गए। ड्राइवर उसको अपने घर लेके जाता है। दिस इज व्हाट कश्मीर इज ऑल अबाउट। यही हमारा कश्मीर है। आए दिन न्यूज होती है कि 3 लाख, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, 3 लाख और आईफोन आपका हमारा ऑटो ड्राइवर, जिसकी बेचारी की इतने औकात नहीं, वापस दे देता है। क्यों? क्योंकि दैट इज व्हाट वी आर। और हम चाहते हैं कि दुनिया हमें ऐसे ही जाने। जो लेबल हमारे ऊपर लगा हुआ है, जो लेबल हमारे ऊपर लगा हुआ था, हम उस नाम से नहीं जाना चाहते हैं। तो ये छवि, जुल्फिकार जी, ये छवि क्यों? मतलब क्या हुआ? देखिए 5 साल में तो सब कुछ नहीं हो सकता। अभी ऑनरेबल गवर्नर जी ने जो हमें इंटरव्यू दिया, उन्होंने खुद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात की। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में तो रोम बना नहीं था। अब ये चुनाव है आपका, आपके वोट, आपका हक, आपका पावर, क्योंकि जमात भी है, पहले बायकॉट करती थी, अब सपोर्ट कर रही हैं। देखिए आप इलेक्शन का पूछ रही है। जी जी जनाब, इलेक्शन का ये है कि अभी जनरल हमारा ख्याल था कि जो अलायंस हुआ है एनसी और कांग्रेस का, हमारा ये अंदाजा था कि ये आगे रहेगा, लेकिन इसमें कुछ सिचुएशन चेंज हो गई है। अभी मिसाल के तौर पर जमात इस्लामी इलेक्शन में नहीं थी, अब वो भी आ गए हैं।
इंजीनियर रशीद ने लोकसभा की सीट जीत ली और उसमें 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और वो रिहा होके आ गया है। और अजीब बात यह है, मैं इस पर कुछ हैरान भी हूं कि वो जो बाहर आके वो जो कह रहा है, वो कहने पर यहाँ बहुत से लोगों के खिलाफ एक्शन होता है, तो उसको ये सब कहने की मतलब उसको इजाजत मिली है या लोकसभा की सीट जीत लेगा। ओके, ठीक है, मैंडेट मिला उनको। और उसने एक साबिक चीफ मिनिस्टर और एक पार्टी चीफ को हरा दिया वहां। अगर वो रिपीट करता है वो चीज उसकी हो जाती है, अगर वो कुछ सीटें ले जाता है तो उसका नेचुरली ये होगा कि जो उनकी अलायंस है एनसीपी उस पर असर पड़ेगा। जी। शिफ्ट जो हुआ है यहाँ की सियासत में, अब आप देखिए आपके पास 4 या 5 इतने बड़े बड़े नाम हैं जम्मू कश्मीर की सियासत के, जिसमें से और चीफ मिनिस्टर्स, आउट ऑफ विच 3 मुख्यमंत्रियों का ये फैसला रहा कि वो इलेक्शन में शिरकत नहीं करेंगे, एक्सेप्ट उमर साहब, ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट, उनका दिल शायद बदल गया, पहले कहा ना फिर कहा हाँ। ये जो शिफ्ट है सर, पॉलिटिकल शिफ्ट आप कैसे देखते हैं? एंड ये जो पॉलिटिकल शिफ्ट ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? वॉज देयर एक थोड़ा सा सेंस ऑफ नर्वसनेस थी आपकी टॉप लीडरशिप में कि हमें पता है अगर हम अभी मैदान में जाएंगे शायद रैली में भी कोई ना आए, कि उनको ये लगने लगा था कि पता नहीं हमारी रैलीज में कोई आएगा कि नहीं, तो ये तो शायद थोड़ी बेइज्जती हो जाए, तो चलिए हम थोड़ा एक बैक सीट लेते हैं, लेकिन हम टिकट्स हमारे पूरे खानदान और खानदान के आगे का खानदान और उसके आगे का खानदान टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन कैंडिडेट्स को जिनका मेरे ख्याल से कई लोगों ने नाम भी नहीं सुना है। एम आई राइट? सो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? दरअसल ये है कि जो भी ये फॉर्मिडेबल कैंडिडेट जिनका आपने जिक्र किया जी, जो चीफ मिनिस्टर्स भी रहे एक्स फॉर्मिडेबल कैंडिडेट्स, और बल्कि कुछ उनमें एस्पायरिंग चीफ मिनिस्टर्स थे जी, जो एस्पायर करते थे कि हम शायद आगे आगे चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। उनमें ये एक किस्म का एक तरह एक कंफ्यूजन, बल्कि पब्लिकली उन्होंने कहा कि हम कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। हम नहीं, कंफ्यूजन था या एक्सेप्टेंस था कहीं ना कहीं पर? एक्चुअली द पॉइंट जो डिस्कशन में आया यहाँ पर वैली में और जो हमने भी एनालाइज किया वो ये था कि हम लोग उस वक्त चीफ मिनिस्टर बने जब ये स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनली एक स्पेशल स्टेट थी और लद्दाख इसका हिस्सा था, एक बहुत बड़ी स्टेट थी। अब चूंकि एक स्टेट भी जो है ये बाइफरकेट हुई, इसका जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो भी नहीं रही, तो हम चुनाव में नहीं उतरेंगे, हम खुद नहीं उतरेंगे चुनाव में। यूनियन टेरिटरी बन गई, तो यूनियन टेरिटरी में हमेशा इवन साइकोलॉजिकल लेवल पर भी, मतलब मैं एक प्रोफेसर हूं तो मुझे कल बोलेंगे आप एसोसिएट प्रोफेसर, तो उसमें भी वो उस वक्त आ गई। जी, वो नोटिफिकेशन उस वक्त आ गई जबकि तकरीबन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद, डायरेक्शन के बाद यहाँ इलेक्शन का माहौल बन रहा था। जी। नहीं, अब देखिए, आई एम ग्लैड आपने ये बात कही कि क्योंकि वो नोटिफिकेशन और आपको इजाजत लेनी थी या जो भी प्रोसेस को फॉलो करना था वो एलजी के रूट से छूकर आती या गुजर के आती, तो इसलिए हम इलेक्शंस में शिरकत नहीं करेंगे। क्योंकि ये यूटी है तो हम इलेक्शंस में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन हम कश्मीर की 2 रॉयल पॉलिटिकल फैमिलीज हैं और हमारे बाकी लोग शिरकत करेंगे, हम नहीं करेंगे, फिर आगे देखा जाएगा। क्या ये सोच वाजिब है? देखिए मैं इसमें एक अपनी बात पे नहीं रहे। आप बताइए फिर आप। I will stop. Just make one quick intervention here. That is this, that political leaders जो भी होते हैं and politics जो होती है, it is generally said that last word in politics is never said. और it is never last. Last word in politics is never said one. लेकिन अभी भी उन पे सवाल उठाया जा रहा है कि क्या वो फ्री एंड फेयर, ये तो सबसे ज्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्योंकि आपकी डाउनटाउन रैली में लोग बाहर आ रहे हैं। पॉलिटिकल बार्गेनिंग भी एक कंसेप्ट है ना, पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल बार्गेनिंग भी एक। आई एम कमिंग टू। हाँ, बताइए क्विकली। मतलब उमर अब्दुल्ला ने ये पोजीशन ली कि मैं नहीं लड़ूंगा, यूटी में नहीं लड़ूंगा, लेकिन वो अपनी बात पे कायम नहीं रहे जी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, फिर उन्होंने फार्म भरा गांधरबल में
پھر وہ 2 کانسٹیٹیوئنسی سے ان کا دل بدل گیا. ان کو شک پڑا. توصیف اس پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور پھر ہم آگے بڑھیں. کشمیر میں رہا ہوں میں, ایک ایجوکیٹڈ, مطلب آئی ایم اے پی ایچ ڈی ان مائی اون سبجیکٹ, آئی ٹیچ ایٹ یونیورسٹی. میں ایسی کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی. I was talking one of my friends during the break کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ جو میں ان کو کنٹراڈکٹ کر کے بولوں. ہم سب لوگ بول رہے ہیں کہ وی گیو کریڈٹ. آج تو ایک اسکول کا پیون اور پرنسپل دونوں الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ گراؤنڈ ان کے لیے کس نے بنایا؟ یہ گراؤنڈ جس نے بنایا ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز جو پبلک ہے وہ سب جانتی ہے. تو جو لیول پلئنگ فیلڈ گراؤنڈ ہمیں ملا ہے, مجھے لگتا ہے کہ آج جو بلا خوف ایک کوئی بھی عام سادھارن سا ایک نوجوان کشمیر کا یہ سوچ رہا ہے کہ میں بھی الیکشن لڑ سکتا ہوں, میں بھی جیت سکتا ہوں, مجھے لگتا ہے اس کا کریڈٹ کسی نہ کسی کو تو جائے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پہلے کیوں نہیں ہوا, وہ انہی لوگوں سے سوال ہونا چاہیے کہ تب ایسا آپ نے لیول پلئنگ گراؤنڈ کیوں نہیں کیا. دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر کوئی یوتھ جو ہوتا ہے نا, ہر کوئی جو یوتھ ہوتا ہے یہ بیک بون ہوتا ہے آپ کی ہر کسی چیز کی. آج آپ نے تو اس یوتھ کو 10 سال پہلے پتھر دیے اور اب پڑھائی لکھائی کی بات ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بیسکلی میں ایک پوائنٹ آگے آپ کو لے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آج وہی یوتھ یہ سمجھ رہا ہے نا کہ وہ بھی چیف منسٹر بن سکتا ہے. گڈ. تو کسی نہ کسی نے تو یہ ہے بدلاؤ, یہ ہے کشمیر کا سچ. اگر اس کو ہم بدلاؤ نہیں کہیں گے تو پھر کیا بینچ مارک ہو سکتا ہے بدلاؤ. اوکے جی, فائنل ریمارکس. میک اے پوائنٹ. یس, میرا کوئی این سی یا پی ڈی پی کے ساتھ کوئی لاؤ نہیں ہے, لیکن اب این سی اور پی ڈی پی کو ہی کیوں کریٹیسائز کر رہے ہیں؟ آپ پوری کنٹری میں دیکھیں نا, ایسی پارٹیز ہے نا, ایسی پارٹیز کے ساتھ بی جے پی نے سرکار بھی بنائی بہت بار. پہلی بات, میں این سی اور پی ڈی پی کو کرٹیسائز نہیں کر رہی ہوں. میں ایک پترکار ہوں. میں ایک سمپل سا لاجیکل سوال اٹھا رہی ہوں جو میرے خیال سے میری جنریشن یا آپ کی جنریشن, ایک سمپل سا سوال آتا ہے کہ بھئی اگر 5 سال ہم ایک کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کے بنڈ میں بھٹا کھا سکتے ہیں, اور پہلے تو یہ نہیں تھا, یہ ہو سکتا تھا, یہ کیوں نہیں ہوا؟ میرا سوال وہی ہے, کیوں تھے آپ نے جماعت کے کالز. مائی کوسچن از, اگر آپ بول رہے ہیں نا فری اینڈ فیئر الیکشن, جب یہاں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے تھے, ہو واز ریسپانسبل؟ دہلی. ہاؤ واز دہلی ریسپانسبل؟ کس نے شیخ عبداللہ کو 47 میں اٹھا کے, یو آر گوئنگ ٹو شیخ عبداللہ ہسٹری, کس نے, جو ریگنگ ہوتی تھی یہاں الیکشنز میں 87 میں کس نے ریگنگ کروائی؟ آپ 2002 اور آگے اور اس کے پہلے کی بات کریں, آپ اس ریگنگ کی بات کریے. آپ بہت پہلے لے کے جا رہے ہیں. آپ مجھے اب یہ بتائیے, چلیے چھوڑیے. الیکشن کے بعد یہاں بہت زیادہ کنفرنٹریشن ہونے والی ہے بٹوین الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز اور جو بھی یہاں پہ ایل جی ایڈمنسٹریشن یا جو بھی یہ ہوگی. چلیے وہ بات کی بات ہے, لیکن یہ بات کی بات نہیں. اب ایک مہینہ پہلے بات کی بات مطلب ریزلٹس کا انتظار کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اس پہ پھر چرچا کریں گے. اس پہ تو ہمیں بہت ساری چرچا کرنی پڑے گی. لیکن آپ اتنا مسکرا رہے ہیں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, کیونکہ آپ خود جرنلسٹ ہے, کشمیری ہے, اور آپ کے زبانی یہ سچ آ رہا ہے, تو آئی تھنک اس سے زیادہ کوئی بات کریڈیبل ہو نہیں سکتی. سر, یور فائنل ریمارکس پلیز. جو 19 اگست کو جو اقدامات لیے گئے تھے اس میں ایک 370 تھا جس کا اب سپریم کورٹ نے کر دیا ہے مسئلہ, لیکن اس میں اسٹیٹ کا بھی تھا, اور مجھے لگتا ہے وہ اسٹیٹ کا کشمیر کو یو ٹی بنانا یہ کوئی زیادتی تھی, کیونکہ کشمیر کی آپ ہسٹری اگر دیکھیں گے, اٹ ہیز ریمینڈ ایز اے کنگ, اٹ واز اے کنگڈم. جو پولیٹیکل گورنمنٹ جو اقدامات نہیں کر سکتی تھی, اس کے لیے جو سخت اقدامات ضروری تھے وہ صرف یہی ایڈمنسٹریشن لے سکتی تھی, اور انہوں نے لیا تو ٹھیک کیا. جو پیس ریسٹور ہوا, نارملسی ہوئی, وہ سب ٹھیک ہے, بہت بڑھیا. لیکن انہوں نے جو یہ پرامس ہوا ہے کہ الیکشن کے بعد اسٹیٹ کا جی وہ اگلا پڑاؤ ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا. اوکے سر. میں یہ کہوں گا کہ جو نیا کشمیر کی جو بات ہو رہی ہے, پرسنلی میں اس کو انکمپلیٹ سمجھتا ہوں فار 2 reasons. یہ کہ ٹھیک ہے کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کا یا اسٹیٹ کا یہ تھا کہ جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 اٹ ہیز کریٹڈ پرابلمز, لیکن جموں کشمیر کو باقی ریاستوں کے ساتھ ایکول اسٹیٹس, لیٹ اٹ ناٹ بی اسپیشل کیٹیگری اسٹیٹ, بٹ لیٹ اٹ بی ایکول اسٹیٹ لائک کرناٹکا, لائک آندھرا. So that is something, unless and until you don't bring that into it, تو نیا کشمیر کا جو سکیچ ہے مجھے لگتا ہے کہ انکمپلیٹ ہے. نئے کشمیر کی کہانی یہ گزشتہ آنے والے سمے میں یہ دس از
कंटिन्यूटी स्टोरी, ये कहानी बनती रहेगी, आगे चलती रहेगी, कश्मीर खिलता रहेगा और बदलता रहेगा। ये कोई क्लीशे लाइन नहीं है, ये मैं नहीं, ये बता रहे हैं जिन्होंने कश्मीर का टर्मोइल को जिया है। टूरिज्म लाइन में हेडलाइंस में होता है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फिकार माजिद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर तौसीफ, बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ क्लाइमेट के सोल्यूशंस भी आप प्रोवाइड करें। और सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर मोहिद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थी कश्मीर, नए कश्मीर की कहानी, खिलते हुए कश्मीर की कहानी, इन्हीं कश्मीरियों की जुबानी। याद रखिएगा 18 सितंबर की डेट और फिर आगे के 3 डेट्स, 3 फेजेस में 90 सीट्स। आपका वोट आपका हक है, उसको इस समय, इस बार जाया मत होने दीजिएगा, क्योंकि क्रेडिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने का आने वाले समय में वो वक्त आ चुका है। बहरहाल, मुझे और मेरी पूरी डीडी न्यूज की टीम को इस खूबसूरत SKICC बगीचे से मैं आपका शुक्रिया आप सबका करना चाहूंगी। और बैक टू द स्टूडियो, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आप सबका। नमस्कार।